तो राम राम भाइयों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉटन की बेसल डोज के ऊपर। साथियों, बेसल डोज के ऊपर वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर किसान भाइयों के डाउट रहते हैं कौन सी फर्टिलाइज़र डालें जिससे हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा निकले, कौन सी खाद आपस में मिक्स होती है, कौन सी खाद आपस में मिक्स नहीं होती, एनपीके फर्टिलाइज़र डालें या डीएपी खाद का प्रयोग करें। ऐसे और भी सवाल हैं जो किसान भाइयों के मन में उठते हैं। अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए। साथियों, अगर अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हम भविष्य में और भी वीडियोस आपके लिए ला सकें। साथियों, पिछले भाग में हमने सीखा था कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वो खेत की गहरी जुताई। इसके लिए आप एमबी प्लाव का इस्तेमाल करें। गहरी जुताई करने के 2 से 3 दिन तक आपको खेत को खुला रखना है ताकि उसमें धूप लगे, हवा लगे। उसके बाद आप उसके अंदर गोबर की खाद का प्रयोग करें। खाद कौन सी डालनी है? 1 ट्रॉली गोबर की खाद जो हमने जैविक विधि से तैयार की थी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक बार वो जरूर देखें। खाद डालने के 24 घंटे अंदर आपको खेत में पानी लगाना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी। साथियों, आपको ये समझना होगा कि जब भी हम गोबर की खाद डालते हैं उसमें जीवाणु मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उसे पानी नहीं मिला तो हमारी खाद सूख जाएगी और सारे के सारे जीवाणु डोरमेंट स्टेज यानी कि शुष्क अवस्था में चले जाएंगे। तो इसलिए 24 घंटे में पानी लगाने की सिफारिश की जाती है। जैसे ही आप खेत में पानी लगाएंगे तो कुछ दिनों में खरपतवार भी उगना स्टार्ट होंगे। तो आप एक बार उगने दे, जितने भी खरपतवार के बीज आपकी मिट्टी में है आप एक बार उनको उगने दे। और जब हमारी धरती सूखना स्टार्ट हो, नमी पर्याप्त मात्रा में हो, आप खेत की जुताई कर दे। इससे होगा क्या, आपके खेत के जितने भी खरपतवार है वो मिट्टी में नष्ट हो जाएंगे। जुताई करने से जड़ें धूप में निकल जाएंगी, फिर ये बाद में आपको फसल के टाइम परेशान नहीं करे। अब यहाँ तक की कार्रवाई हमने समझ ली थी। इसके बाद आपको खेत में डालनी है बेसल डोज। बेसल डोज में कौन से फर्टिलाइजर लेने हैं उसे भी हम एक बार समझ लें। साथियों, आप ये चीज नोट डाउन कर लें कि जब भी आप किसी भी फसल की बेसल डोज बनाते हैं, कपास की बात हम नहीं कर रहे, चाहे कोई भी फसल हो, बेसल डोज बनाते समय आप अपनी खुराक को, अपने फर्टिलाइजर को जितने भी आप खरीद के लाते हैं उन्हें 3 भागों में बांट लो। पहला भाग होगा एनपीके खाद का, दूसरा भाग में हम लेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, और तीसरे भाग के अंदर हम लेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। इन 3 भागों में बांटने के पीछे का उद्देश्य क्या है? जो खाद हमारे पौधों को ज्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे कि एनपीके खाद, वो हमने पहले भाग में डाल दी, और जो खाद सबसे कम मात्रा में चाहिए जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट, वो हमने तीसरे भाग में डाल दी। अब ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि भाई एनपीके खाद ज्यादा मात्रा में चाहिए तो ये ज्यादा जरूरी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कम मात्रा में चाहिए तो ये कम जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों की तीनों खाद पौधों को समान अवस्था में जरूरी है। हाँ, ये बात अलग है, उनकी मात्रा वेरी करती है। जैसे हमारे लिए रोटी खाना जरूरी है, दूध दही जरूरी है, उसी प्रकार हमारे लिए फ्रूट्स खाना भी जरूरी है, सब्जियां खाना भी जरूरी है। अगर फ्रूट्स नहीं खाएंगे तो क्या होगा? हमारा पेट खराब होगा। उसी प्रकार अगर आप पौधों को केवल यूरिया, डीएपी और पोटाश के ऊपर निर्भर रखेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं देंगे, कैल्शियम नहीं देंगे, मैग्नीशियम नहीं देंगे, तो पौधों का पेट खराब होगा। आप जो प्रोडक्शन की कामना करते हैं वो प्रोडक्शन नहीं निकलेगी, उतने अच्छे टिंडे नहीं आएंगे, फूल नहीं बनेंगे, स्क्वेयर्स नहीं बनेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। एक बैलेंस रूप से हमें फर्टिलाइजर की पूर्ति करनी। भाइयों, मैं पहले ही बता देता हूँ, इतनी गहराई में हम केवल इसलिए बता रहे हैं, हम चाहते हैं किसान भाइयों की एक समझ डेवलप हो। नहीं तो किसान भाई वही गलती करते रहेंगे। हम भी 4 दवाई आपको नाम बता देंगे कि ये फर्टिलाइजर डाल लो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप केमिस्ट्री नहीं समझेंगे, कौन सी खाद कैसे काम करती है, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप हर साल केवल यूरिया, डीएपी के ऊपर निर्भर रहेंगे। तो अब समझते हैं कपास की खेती के लिए एनपीके की बेसल डोज कैसे बनाई जाए। जो जनरल सिफारिश की जाती है कपास के लिए, आप 25 किलो यूरिया का प्रयोग करें, 25 किलो डीएपी फर्टिलाइजर और 25 किलो पोटाश। पोटाश कौन सा लेना है? 60% म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो अपना लाल कलर का आता है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, वो डीएपी की बजाय सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज करना चाहते हैं। तो फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। डीएपी अगर आप 25 किलो ले रहे थे तो 3 गुना लेना पड़ेगा, यानी कि 75 किलो, क्योंकि डीएपी के अंदर फास्फोरस कितना पाया जाता है? 40%, और सिंगल सुपर के अंदर केवल 16% ही फास्फोरस होता है। तो आपको उसकी क्वांटिटी 3 गुना करनी होगी।
हाँ, ये बात जरूर है, जो किसान भाई सिंगल सुपर डालेंगे उनको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सिंगल सुपर के अंदर सल्फर भी पाया जाता है और कैल्शियम भी पाया जाता है, जो हमारे सॉइल कंडीशनर यानी भूमि सुधारक का काम करते हैं। तो ये हमने समझ ली एनपीके की बेसल डोज के बारे में। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि तीनों फर्टिलाइजर को अलग अलग देने से किसान का जेब खर्च बढ़ता है। अगर हम कैलकुलेट करें 25-25 किलो की डोज के हिसाब से भी, तो 1 एकड़ में एनपीके खाद का खर्च किसान का होगा 1700 से 1800 रुपए के करीब। आप यूरिया, डीएपी और पोटास की कॉस्ट खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 1700 के समथिंग आपका खर्च बैठ जाएगा। उसके बाद भी किसान को वो रिजल्ट नहीं मिलते अलग अलग खाद डालने से। उसके पीछे क्या कारण है वो भी हम समझते हैं। साथियों, कारण है इन तीनों खाद का पार्टिकल साइज। यूरिया के दाने का साइज अलग है, डीएपी के दाने का साइज अलग है, पोटास तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म, चूरे की फॉर्म में आता है। और किसान भाई क्या करते हैं, तीनों खादों को एक साथ मिक्स करके अपना खेत में ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं, छिटा विधि से उसको डाल देते हैं। अब आप समझो, जब तीनों के कणों का साइज ही अलग है तो वो तीनों मिट्टी में एक जगह एक टाइम पर एक साथ कैसे उपलब्ध होंगे। आपकी जड़ों के पास जब तीनों खाद एक साथ उपलब्ध होते हैं, एक टाइम पर उपलब्ध होते हैं, और जब जड़ें एक ही टाइम पर तीनों खाद को एब्जॉर्ब करती है, उसी के बाद पौधे का विकास होता है बैलेंस फॉर्म में। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी पौधों को यूरिया मिल गया लेकिन फास्फोरस नहीं मिला, तो क्या होगा, आपके पौधों का जमीन से ऊपर का विकास तो बढ़िया होगा लेकिन जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा। पौधा ऊपर तो अच्छी ग्रोथ करेगा लेकिन जड़ें छोटी रह जाएंगी। उसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा, जब भी आंधी तूफान आएगा आपका पौधा गिर जाएगा या फिर उसकी जड़ों में फंगस का अटैक होगा, क्योंकि जड़ें कमजोर हैं, जड़ें ताकत ले ही नहीं पाई, जड़ें बन ही नहीं पाई। जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस की जरूरत, तो इसीलिए तीनों खाद को अलग इस्तेमाल करने से किसान भाइयों को कम रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है साथियों, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। आज मार्केट के अंदर एनपीके फर्टिलाइजर मिक्स फॉर्म में आते हैं, यानी कि एक ही दाने से आपको नाइट्रोजन भी मिल रहा है, फास्फोरस भी मिल रहा है और पोटाश भी मिल रहा है। अब जब ये खाद आपकी मिट्टी में डालेंगे तो, और ये खाद जड़ों के पास पहुंचेगी, उसको पानी मिलेगा, तो उस दाने में से नाइट्रोजन भी एक साथ निकलेगा, फास्फोरस भी और पोटाश भी। और जैसे ही तीनों चीज आएंगी, पौधा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। नाइट्रोजन से उसका वनस्पतिक विकास होगा, फास्फोरस से जड़ों का विकास होगा और पोटाश पौधे के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाता है, यानी सारे काम होंगे एक ही साथ। तो इसीलिए एनपीके फर्टिलाइजर का रिजल्ट हमेशा यूरिया, डीएपी और पोटाश अलग अलग डालने से बेहतर आता है। तो ये चीज आज हमने क्लियर करी कि एनपीके फर्टिलाइजर डीएपी के मुकाबले अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। और खुद हमें पर्सनली किसान भाइयों ने नोट कराया है कि जिन एनपीके खाद डाली थी कपास में, उनका वनस्पतिक विकास ज्यादा बेहतर हुआ। अगला सवाल जो किसान भाइयों के मन में खड़ा होगा, एनपीके के कई प्रकार के ग्रेड आज मार्केट में उपलब्ध है, अब कौन सा किसान भाई इस्तेमाल करे, वो कैसे समझे। साथियों, कपास की खेती की बात की जाए तो कपास की खेती के लिए हमें कोई ऐसा एनपीके चाहिए जिसमें नाइट्रोजन थोड़ा कम हो और फास्फोरस और पोटाश की मात्रा ज्यादा हो। इसके लिए जो सबसे बढ़िया खाद की सिफारिश की जाती है वो है 10-26-26, जिसके अंदर 10% भाग है नाइट्रोजन का और 26% फास्फोरस और 26% पोटाश। ये खाद आपको समथिंग 1000 रुपए के समथिंग अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि जिस खाद को देने के लिए हम पहले 1700 रुपए का खर्च कर रहे थे, अब हम वही खाद केवल 1000 रुपए में एनपीके फर्टिलाइजर के रूप में दे देंगे और हमारा खर्च भी कम होगा, साथ ही साथ हमारा रिजल्ट भी ज्यादा आएगा। तो एक तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो बेसल डोज अब मैं आपको बता देता हूँ, कपास में आपको कौन सी बेसल डोज डालनी है। उसके लिए आप एक बैग यूज करें एनपीके खाद 10-26-26 का, 50 किलो का बैग आप इस्तेमाल करें। कौन सी कंपनी का लेना है, आप इफ्को का ले सकते हैं या किसी और अच्छी कंपनी का जो आपके नियर बाय मार्केट में मिलती है। इसके साथ दूसरे भाग में से हमने कौन से फर्टिलाइजर लेने हैं, आपको कपास में कैल्शियम अलग से देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम और सल्फर आपको देना पड़ेगा। मैग्नीशियम के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करें, 10 किलो इसकी क्वांटिटी आपको लेनी है। सल्फर के लिए आप बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल करें, बेंटोनाइट सल्फर की 6 किलो की मात्रा आपको लेनी है। सल्फर क्यों जरूरी है कपास के लिए भाइयों, कपास एक तिलहनी फसल है जिसके बीजों के अंदर तेल बनता है। जितना ज्यादा तेल बनेगा, बीज के अंदर वजन बैठेगा, हमारे टिंडे के अंदर वजन बैठेगा, इसलिए सल्फर आप जरूर डालें। ये सीधा सीधा
हमारा प्रोडक्शन पर असर डालता है। सल्फर और नाइट्रोजन से मिलके ही हर फसल में तेल बनता है। तो सल्फर डालना है 6 किलो बेंटोनाइट सल्फर। हमने 2 भाग समझ लिए, तीसरे भाग में आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए आपको केवल 3 फर्टिलाइजर डालने हैं, आपकी फसल की सारी कमी पूरी हो जाएगी। पहला है जिंक सल्फेट 5 किलो, फेरस सल्फेट 5 किलो और 2 किलो बोरोन लेना है 20% वाला। कौन सी कंपनी के लेने हैं? जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट आप किसी भी कंपनी का लें जो आपके एरिया में अच्छी रिजल्ट देती है। सबसे बढ़िया एरिज कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन के लिए आप सोल्यूबोर के नाम से बोरोन आता है 20%, उसकी क्वांटिटी ले आप 2 किलो। तो ये बेसल डोज अब आपका तैयार है। तीनों चीजें आपकी पूर्ण रूप से होगी। सबसे पहला आपको एनपीके लेना है 10-26-26, साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो, साथ में आपको लेना है सल्फर 6 किलो और जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट 5 किलो और बोरोन 2 किलो। तो ये अब कंप्लीट बेसल डोज बन चुका है कपास के लिए, जिसे आप अपने खेत में डाल सकते हैं। पर साथियों, मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो बेसल डोज हमने बनाया है ये केवल उन फसलों के लिए वैलिड रहेगा जो मध्यम मिट्टी है या फिर दोमट मिट्टी है। हल्की मिट्टी है या भारी मिट्टी है तो उसमें फिर आपको कुछ एडिशनल सावधानियों का ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हल्की मिट्टी का अगर कोई किसान है, हमारी रेतीली मिट्टी है, पानी पकड़ने की, खाद पकड़ने की उसमें क्षमता नहीं है, तो क्या उसमें ये खाद काम करेगी? तो उसे एक बार के लिए समझते हैं। इसमें आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि आपकी मिट्टी में ताकत नहीं है, जान नहीं है खाद पकड़ने की, पानी पकड़ने की। आप पानी लगाएंगे तो 1 घंटे के बाद तो खेत में पानी देखने को ही नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहला काम है आपका गोबर की खाद। आप अपनी मिट्टी में हर साल ज्यादा से ज्यादा गोबर की खाद डालें, क्योंकि गोबर की खाद आपकी मिट्टी में कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को बढ़ा देगी। उसके बाद आप जो भी खाद देंगे वो उसे पकड़ के रखेगी। तो गोबर की खाद ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करनी है ऐसे किसानों को। साथ में किसान भाइयों, आप ये नोट कर लें, आपकी मिट्टी के अंदर, रेतीली मिट्टी के अंदर पोटाश की सबसे ज्यादा कमी होती है। अब हमने पोटाश के लिए क्या बताया है? एनपीके 10-26-26, लेकिन आपकी मिट्टी में 10-26-26 से केवल काम नहीं चलेगा। अगर आप भी अच्छी उत्पादन, अच्छी प्रोडक्शन चाहते हैं तो आपको एडिशनल 3 बार पोटाश की डोज देनी होगी। कैसे देनी है? पहली स्प्लिट डोज दे आप बुआई के समय बेसल डोज में 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको डालना होगा एनपीके के साथ। एनपीके भी डालना है और 25 किलो एमओपी भी डालना है। दूसरी डोज आपको कब देनी है? फ्लावरिंग स्टेज पे। अब कपास में आमतौर पर फूल अवस्था 40 से 45 दिन पे स्टार्ट होती है। थोड़ा बहुत वैरायटी के हिसाब से फर्क हो सकता है, लेकिन जैसे ही फूल अवस्था स्टार्ट होगी आपको एक बार फिर से 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश आपके खेत में डालना है। और तीसरी डोज आपको डालनी है टिंडे बनने की अवस्था पे, यानी कि बॉल फॉर्मेशन स्टेज पर। फिर से एक बार आपको 25 किलो की ये डोज रखनी है। तो ऐसे अगर आप खाद प्रबंधन करते हैं, 3 डोज अलग से देते हैं पोटाश की और बेसल डोज डालते हैं जिसके अंदर एनपीके होता है, तो आपकी मिट्टी के अंदर भी पोटाश की भरपूर मात्रा होगी। गोबर की खाद डालिए, इसलिए पानी और पोषण पकड़ने की संग्रह शक्ति भी ज्यादा होगी और आपके यहाँ भी अच्छी प्रोडक्शन निकलेगी। तीसरी चीज एक और आपको ध्यान रखनी है, रेतीली मिट्टी, हल्की मिट्टी वाले किसानों के, कि इस मिट्टी में मैग्नीशियम सल्फेट की भी कमी पाई जाती है। आप ये नोट डाउन कर ले। इसीलिए मैग्नीशियम सल्फेट जो हमने बेसल डोज में बताया वो 10 किलो तो आपको कम से कम डालना है। आप इसे बढ़ा के 15 किलो भी कर सकते हैं बेसल डोज के टाइम पे। और अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन या ड्रिप सिंचाई की फैसिलिटी है तो आप ड्रिप के माध्यम से भी फूल अवस्था और फल अवस्था में भी थोड़ा थोड़ा 3 किलो 4 किलो पानी के साथ दे सकते हैं। उससे आपके पौधों में मैग्नीशियम की कमी नहीं रहेगी। तो ये हमने सीखा रेतीली मिट्टी के किसानों के लिए। भारी मिट्टी में वैसे तो अगर हम बात करें, कपास एक भारी मिट्टी की ही फसल है। भारी मिट्टी से हमारा ये मतलब नहीं है कि केवल चिकनी मिट्टी का होना, क्ले का होना भारी मिट्टी की पहचान है। भारी मिट्टी का मतलब है जिस मिट्टी के अंदर पोषण ज्यादा हो, जिस मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो, उस मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा कपास प्रोडक्शन देती है। इसीलिए महाराष्ट्र के किसान सबसे ज्यादा प्रोडक्शन निकालते हैं। वहां की मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है, भरपूर मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर है। तो अगर भारी मिट्टी के किसान भाइयों को क्या सावधानियां रखनी है? भारी मिट्टी में एक ही प्रॉब्लम है कि इस मिट्टी में पानी खड़े होने की समस्या देखने को मिलती है।
अगर आपकी मिट्टी भी टाइट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, या फिर बत्तर होने वाली मिट्टी है जो पानी लगाने के बाद धूप पड़ने से बिल्कुल टाइट हो जाती है, परत बना लेती है, पौधे कई बार मुरझा भी जाते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी मिट्टी में कण से कण की दूरी काफी कम है। जब तक ये कण से कण की दूरी नहीं बढ़ेगी, आपकी मिट्टी पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, उसमें पानी खड़े होने की समस्या बनी रहेगी। तो इसीलिए आपको ऐसी खाद का प्रयोग करना है जो आपके कण से कण की दूरी को बढ़ा सके। और एक ऐसा इकलौता एक ही फर्टिलाइजर है, वो है हमारी सल्फर खाद। सल्फर किसान भाइयों बेंटोनाइट सल्फर का प्रयोग करें। बेसल डोज में तो हमने 6 किलो की ही रिकमेंडेशन की थी, लेकिन ऐसी मिट्टी के अंदर आप इस डोज को थोड़ा सा बढ़ा दें, कम से कम 10 किलो सल्फर का आप इस्तेमाल करें। सल्फर से होगा क्या, आपकी मिट्टी में कण से कण की दूरी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी नरम होगी, जो उसकी बत्तरपन है, जो उसकी सख्तपना है, वो थोड़ा सा कम होगा। और जैसे ही आप पानी लगाएंगे, धरती पानी पीना स्टार्ट करेगी, जड़ें चलना स्टार्ट होंगी, जड़ों का विकास स्टार्ट होगा। तो आप सल्फर का प्रयोग जरूर से जरूर करें, 10 किलो खाद का इस्तेमाल करें। तो ये सावधानी आपको रखनी है हल्की मिट्टी में और भारी मिट्टी में। बेसल डोज क्या डालनी है वो भी हमने आपको बता दी। बेसल डोज को डालना कैसे है, कौन सी खाद किसके साथ मिक्स करके डालनी है, एक बार इस पे और डिस्कशन कर लेते हैं, ज्यादा समय हम आपका नहीं लेंगे। साथियों, बेसल डोज में जो एनपीके फर्टिलाइजर है यानी कि 10-26-26, इसका इस्तेमाल करें आप सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के साथ, यानी इसे मशीन के साथ बुआई करना है ताकि इसका जो दाना है वो बिल्कुल हमारी जड़ों के पास प्लेस हो जाए। जैसे ही हमारी जड़ों का विकास होगा, एनपीके खाद उसे उपलब्ध होगी और विकास स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी जितनी भी खाद है, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और बोरोन, इन सभी खादों को आप 50 किलो नीम की खड़ी में मिक्स करें और ब्रॉडकास्टिंग छींटा विधि से खेत में फैलाएं और खेत की जुताई कर दें। अब आपका खेत पूर्ण रूप से तैयार है और अब आप कह सकते हैं कि वैज्ञानिक ढंग से हमारी खेत की तैयारी कंप्लीट हुई, क्योंकि सबसे पहले हमने गहरी जुताई की, उसके बाद हमने गोबर की खाद डाली, हमने सिंचाई करके खरपतवार को नियंत्रण किया, उसके बाद हमने खेत में बेसल डोज का प्रयोग किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स को समझा और पूर्ण रूप से आज हमारा बेड तैयार है, खेत तैयार है। अब आप जो भी बीज लगाएंगे, पहली बात तो जर्मिनेशन 90% से भी ज्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा, जर्मिनेशन होते ही जड़ों के पास फर्टिलाइजर मौजूद है तो जड़ों का विकास होगा और वनस्पतिक विकास होगा। हमारी मिट्टी नरम है, भुरभुरी है, क्योंकि हमने खाद डाली है, जीवाणु खाद को मल्टीप्लाई किया है, इसलिए जितने भी फसल के अवशेष हैं उनको गड़ाने का काम करेंगे और वो सारे पोषक तत्व जड़ों को मिलना स्टार्ट होंगे। तो आई होप आज की वीडियो से और हमारी पिछली वीडियो से खेत की तैयारी को लेकर आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो आई होप आज की वीडियो से और पिछली कुछ वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे खेत की तैयारी को लेकर। अगर फिर भी कुछ डाउट है, कुछ समस्याएं हैं आपके एरिया में, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक, तो साथियों अगले एपिसोड में हम सीखेंगे कि आप अपनी मिट्टी के आधार पर कैसे वैरायटी सिलेक्शन का चुनाव करें कि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा निकले। तो धन्यवाद किसान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जवान जय किसान।